नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। क्लास 12th वालों के लिए आज से मैंने वीडियो शुरू कर दिया है। मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन लेकर के आया हुआ हूँ आप लोगों के लिए। बच्चों, बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं, लेकिन इधर भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ही वीडियो डालता रहा, आप लोगों का नहीं बना सका क्योंकि इंस्टीट्यूशन से दूर रहा। लॉकडाउन के कारण आप सभी जानते हैं हम सभी लॉक हो गए हैं, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई में कोई बाधा ना हो इसके लिए मैं लगातार प्रयास करता रहा और आगे भी करता रहूँगा। इसीलिए मैंने शुरुआत किया है कि PDF से ही तब तक जब तक बोर्ड के पास नहीं जाता हूँ आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और ज़रूर समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। हाँ, बशर्ते आप शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। कोई प्रॉब्लम कहीं भी आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो बच्चों, शुरू करेंगे। आज का जो लेसन है हमारा वो है रिलेशन एंड फंक्शन। आप लोग को याद होगा, वैसे ये क्लास 11th में भी ये चैप्टर था, याद है ना? बिल्कुल याद होगा। रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 11th में भी हम पढ़ चुके हैं। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले तो यही कि आखिर ये रिलेशन है क्या, ठीक है। वैसे हम 11th में पढ़ चुके हैं पर मैं रिकॉल करा देता हूँ, आपको याद दिला देता हूँ। देखिए, रिलेशन क्या होता है? कहते हैं अ रिलेशन इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स ऑफ वैल्यूज़। किसी सेट की जो वैल्यूज हैं उनके बीच जो रिलेशन हम निकालते हैं ना, वही है रिलेशन। इन मैथ, रिलेशन इज़ बिटवीन x वैल्यूज़ एंड y वैल्यूज़ ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर की मैंने बात किया है, आप लोग को याद होगा, जैसे 11th में आपने पढ़ा है। मान लो a इज़ इक्वल टू है 1,2, ठीक है, और b इज़ इक्वल टू है 3,4। और जब हम ये निकालते हैं क्या, a क्रॉस b, तो a क्रॉस b आप कैसे निकालते हो? ये 1 को 3 के साथ लेते हैं, यानी 1,3, फिर 1,4, फिर उसके बाद 2,3 एंड उसके बाद 2,4, ठीक है। तो बच्चों, ये जो आप देख रहे हो ना 1 3 1 4 2 3 2 4, इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं या हिंदी में क्रमित युग्म कहते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, इसे ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित युग्म कहते हैं। तो जैसे ये दो सेट है ना, ए और बी, कोई दो सेट हैं, इनके बीच हम रिलेशन निकाल रहे हैं, तो इनकी वैल्यूज़ के बीच में ही तो निकालते हैं रिलेशन ना। किनके बीच में? एक्स वैल्यूज़ और वाई वैल्यूज़ के बीच में। अब आपको पता होगा कि द सेट ऑफ ऑल एक्स वैल्यूज़ इज कॉल्ड डोमेन, है ना। x की सभी वैल्यू का जो सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। और y की जो सभी वैल्यू का सेट होता है उसको क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। अब आप यहाँ पे जैसे देखिए, जैसे आगे बढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात कर रहा है कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे यहाँ पर पहला डिफिनीशन में क्या दिया है कि अ रिलेशन आर इन अ सेट इज़ कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ़ नो एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज़ आर इज़ इक्वल टू फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। बहुत आसान है। एम्प्टी, हम लोगों ने 11th में एक सेट भी पढ़ा था, एम्प्टी सेट, या जिसे रिक्त समुच्चय कहते थे। तो कहा जाता है कि भाई रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय है जहाँ पे कोई अवयव ना हो, मीन्स जहाँ पे नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। इसे फाई या फिर इससे हम डिनोट किया करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बिल्कुल यहाँ पर भी है, कह रहा है कि रिलेशन आर एम्प्टी सेट कहा जाता है जब कोई भी एलिमेंट ए का ए से रिलेटेड ना हो। आर कहाँ से निकालते हैं भाई? ए क्रॉस ए से ही तो निकलता है आर ना। अब जो आया है, जैसे ये देखो दिया है ना, फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, जो ए क्रॉस ए हमने निकाला उसमें रिलेशन में क्या फाई आ रहा है, तो फाई मैंने अभी बताया कि एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। दूसरा क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी यानी रिक्त भी कहते हैं उसको, यूनिवर्सल या सार्वत्रिक। तो देखिए, यूनिवर्सल में क्या होता है? रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। बिल्कुल भाई, देखो, अगर मैं कोई एक सेट ए है, ठीक है, कोई एक सेट ए है। अब अगर ए क्रॉस ए निकालता हूँ तो जाहिर है जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो सारे ए से ही तो बिलोंग करेंगे, उससे बाहर का थोड़ी ना कुछ आना है। तो वही है यूनिवर्सल से रिलेशन। समझ रहे हैं कि भाई, अब आप समझो, छोटे सा एग्जांपल आप समझो कि जैसे मान लीजिए कि एक डिब्बा है और वो चने की दाल से भरा हुआ है।
अब अगर मैं डिब्बे के अंदर हाथ डालूंगा तो चने की दाल ही निकलेगी ना, उसमें अरहर की दाल तो मिलना नहीं है। ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या कह रहा है कि कोई रिलेशन आर है, उसको यूनिवर्सल कब कहेंगे? जब ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट ए के सभी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट के ए के सभी एलिमेंट से संबंधित हों, रिलेटेड हों, तो उन्हें हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 1 समझते हैं। एग्जाम्पल 1 है हमारा, यहाँ पे कह रहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज़ स्कूल। ठीक है, ए क्या है? सभी स्टूडेंट का, किसी बॉयज़ स्कूल में सभी स्टूडेंट के सेट है। सो दैट द रिलेशन आर इज ए इन ए गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी इज द एम्प्टी रिलेशन and r dash is equal to a comma b, the difference between the heights of a and b is less than 3 meter is the universal relation। देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं r इज़ इक्वल टू a कॉमा b, फिर उसके बाद ये, तो देखो रिलेशन को हम लोग ऐसे ही डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात है कि सिंस द स्कूल इज़ बॉयज़ स्कूल, तो अब आप ये बताओ अगर स्कूल बॉयज़ है तो उसमें गर्ल्स कहाँ से होंगी? बिल्कुल समझने की बात है ना। अब मान लो कोई बॉयज़ स्कूल है, या जैसे अब GHS है आपके शहर में, इलाहाबाद में GHS है, तो GHS में क्या है? गर्ल होंगी ना, वहाँ उनका उसका भाई लड़की का हो ही नहीं सकता। जब बॉयज़ या BHS है तो उसमें गर्ल्स नहीं हो सकती। तो सिंस द स्कूल इज़ बॉयज़ स्कूल, नो स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल कैन बी सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। क्योंकि वो बॉयज़ स्कूल है तो कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर किसी की बहन नहीं हो सकती। तो r इज़ इक्वल टू 5, जब 5 है तो इसी को तो हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। यही तो अभी ऊपर मैंने समझाया। ठीक है, उसी पे इन्होंने पहला एग्जांपल दिया है, आप अच्छे से फोकस कर ले, बिल्कुल आसान है। कह रहा है ए क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। ए ऐसे स्टूडेंट्स का सेट है जो बॉयज स्कूल के स्टूडेंट हैं। अब भैया अगर बॉयज़ स्कूल हैं तो वहाँ गर्ल्स तो होंगी नहीं, या गर्ल्स स्कूल है तो वहाँ बॉयज़ नहीं होंगे। तो हमें शो करना था कि आर क्या था? एम्प्टी रिलेशन है। पर क्या यहाँ पे देखो कैसे एम्प्टी है, किस बेसिस पर आप एम्प्टी बताओगे, वो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो यहीं पे ये खंडन कर रहा है ना, जब वो बॉयज़ स्कूल है तो वहाँ पे गर्ल्स होगी ही नहीं, जब गर्ल्स नहीं होगी तो किसी की कोई सिस्टर हो ही नहीं सकता, इसलिए r इज़ इक्वल टू 5। तो इसको हम क्या कहेंगे? एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक और रिलेशन इन्होंने दिया है, r डैश इज इक्वल टू a कॉमा b। ये ए बी क्या है? ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, आपको डिफाइन किया गया है। ए बी लिख सकता है क्वेश्चन में आपके x कॉमा वाई लिख सकता है, p कॉमा क्यू लिख सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं। फिर उसके आगे क्या है? कह रहा है it is also obvious that the difference between the heights of any two students of the school has to be less than 3 meters. So this is a universal relation। अब बताओ, अच्छा किसी भी दो स्टूडेंट के बीच का, अब देखो ये दूसरा जो रिलेशन है क्या कह रहा है? a कॉमा b दिया है, आगे क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ a एंड b इज लेस देन 3 मीटर। अब ये बताओ एक आदमी की महज हाइट होती ही कितनी है? कोई कितना भी छोटा होगा और कोई कितना ज़्यादा भी लंबा होगा, लेकिन उनके जो हाइट का डिफरेंस होगा वो 3 मीटर से ज़्यादा ही होगा। तो हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। भाई यूनिवर्सल यही है ना जो हर जगह अपनी बात को फिट बैठे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो कि हमने हमारे स्कूल में 500 स्टूडेंट हैं, 400 स्टूडेंट का 300 से कम हाइट है, 3 मीटर से कम हाइट है उनके बीच का डिफरेंस, और 100 स्टूडेंट में 3 मीटर से ज़्यादा है, तो उसको हम यूनिवर्सल नहीं कह सकते। बट इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। आप बताइए एक मनुष्य की हाइट होती ही कितनी है? अब दो लोगों की हाइट, कोई कितना भी कम हाइट वाला हो या कोई कितना भी ज़्यादा हाइट वाला हो, तो वो 3 मीटर से ज़्यादा एक आदमी की हाइट ही नहीं होगी, और कोई 0 मीटर वाला तो होगा ही नहीं, 3 से कम ही होता है। तो इसलिए 3 से कम होना है, इसलिए ये क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाँ, अब इसको देखेंगे। अ रिलेशन आर इज कॉल्ड a relation R in a set A is called reflexive if A comma A belongs to R for every A belongs to A। इसको समझ लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके बारे में पूछता है, आप याद रखिएगा। तो देखिए रिफ्लेक्सिव क्या है, यहाँ पे हम आपको क्या बता रहे हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह रहा है कोई R रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा
कब रिफ्लेक्सिव होगा? जब a कॉमा ए, आप देख रहे हो इस पिछली बार अभी जो ऊपर के एग्जाम्पल्स में आपने देखा वहाँ क्या लिखा था, a कॉमा बी। मैंने क्या बताया, कहीं p कॉमा q भी लिखा हो सकता है, पर आप यहाँ देख रहे हो यहाँ क्या लिखा है, a कॉमा ए। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो x वैल्यूज हैं, जो y वैल्यूज हैं यहाँ सेम होंगी, ये कहना चाह रहा है। भाई जो भी ऑर्डर्ड पेयर लिखा होता है, जो पहले नंबर पे होता है वो x वैल्यूज वाले होते हैं और जो दूसरे नंबर पे होता है वो y वैल्यूज वाले होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर a कॉमा ए का सीधा सा मतलब है कि वो सेल्फ रिलेशन होगा, यानी कि x और वैल्यूज एंड y वैल्यूज जो होंगी दोनों ही बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। और चलो कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कोई लाइन है, कोई लाइन क्या खुद की पैरेलल होती है? बिल्कुल खुद की कोई भी लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो अच्छा ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए a इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है 1,2, अरे 2 ऐसे, ठीक है। a इज इक्वल टू क्या है, 1,2। तो अगर मुझे, जैसे मैंने r निकाला, ये r कैसा होगा? जब रिफ्लेक्सिव कब कहा जाएगा? जब 1, 1, 2, 2, ठीक है, तब इसको हम क्या कह देंगे? रिफ्लेक्सिव कह देंगे। आई बात समझ में? अभी मैंने क्या बताया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन a कॉमा ए का मतलब ही है कि जो x वैल्यूज एंड y वैल्यूज होंगी दोनों ही बिल्कुल सेम होंगी, ठीक है। तो आपको मैंने एक एग्जांपल लिया कि अगर जैसे कोई सेट a है, a इज इक्वल टू 1,2। अब अगर a क्रॉस a मैं निकालूँ इसका, चलो 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे a क्रॉस a निकाल देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 1, 1 और 1, 2, फिर 2, 1 और 2, 2, ठीक है। 1 सेकेंड। a इज इक्वल टू 1,2 एंड a क्रॉस a इज इक्वल टू हियर 1,1, 1,2 एंड 1,3, सॉरी 3 तो है ही नहीं, अरे 2,1 एंड 2,2, ये एक क्रॉस ए निकला। अब मेरा जो रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब ये 1, 1 एंड 2, 2। तो ये R क्या कहा जाएगा? यहाँ पे रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। आई होप अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो फिर अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक बिल्कुल आसान है, कहता है रिलेशन विल बी सिमेट्रिक इफ a1 a2 बिलोंग्स टू R implies a2 a1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a1 a2 बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। अब देखिए जैसे सिमेट्रिक, इसे हिंदी में सममित कहते हैं और रिफ्लेक्सिव को हिंदी में स्वतुल्य कहते हैं, ठीक है। ये हिंदी इसलिए भी बताते चल रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट हमारा हिंदी मीडियम का है तो वो भी इसको समझता चले, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब सममित। अब जैसे a1 a2 लिखा है, कहीं कहीं किसी बुक में आपको a कॉमा b लिखा रहेगा, कोई फ़र्क की बात नहीं है। मैंने अभी बताया कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है ऑर्डर्ड पेयर को दिखाने का। a b हो सकता है, x y हो सकता है, a1 a2 हो सकता है, नो मैटर, ठीक है। पर आप समझो ज़रा, कह रहा अगर a1 a2 बिलोंग कर रहा है R से तो a2 a1 भी बिलोंग करेगा R से, और a1 a2 दोनों ही कहाँ से होंगे? सेट A से होने चाहिए, तभी ये क्या कहा जाएगा? सिमेट्रिक कहा जाएगा। चलो कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं। अगर मनीष सोहन का भाई है तो सोहन भी तो मनीष का भाई है ना, तो ये क्या कहा जाएगा? सिमेट्रिक कहा जाएगा। अब मैं कहूँ अगर कि सरिता रागिनी की बहन है तो रागिनी भी सरिता की बहन होगी। लेकिन अगर ये कहूँ कि मनीष सरिता का भाई है तो क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है। क्यों नहीं है? मनीष सरिता का भाई है, सरिता मनीष का भाई थोड़ी है, वो तो बहन है ना। वो रिलेशन बिल्कुल एक जैसे चलने चाहिए, इसलिए ये क्या है? सिमेट्रिक हो, ये नहीं है, ठीक है। अगर सेट में मुझे एग्जांपल लेना हो तो जैसे इसी को हम देख लें, मान लो a इज इक्वल टू, नहीं R लेते हैं सीधा दिखाने के लिए, ऐसे 1 2 2 1 है, 3 2 एंड 2 3, ये ऐसे। तो इसको हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक कहेंगे। देखा आपने, मतलब पहले 1 2 फिर 2 1, 3 2 फिर 2 3, तो ये क्या कहा जाएगा? सिमेट्रिक कहा जाएगा।
और एक एग्जांपल लें अगर, तो जैसे क्या है कि अगर कोई एक दो लाइंस है, मान लो L और M है, L इज़ पैरेलल टू M, तो आप बताओ M भी तो पैरेलल L के होगी ना, बिल्कुल होगी। अगर L लाइन M के समांतर है, पैरेलल है, तो M भी L के पैरेलल होगी। तो ये भी क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अभी ऐसे क्वेश्चन हम आगे करेंगे भी, ठीक है। तो आपको सिमेट्रिक समझ में आ गया। चलिए अब फाइनली देखते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में बच्चों देखिए ये जो है, एक मिनट, ट्रांजिटिव में कह रहा है इफ A1 A2 belongs to R, A2 A3 belongs to R, A1 A3 also belongs to R, and for all A1 A2 A3 belongs to set A। देखिए जो लास्ट में लिख देता है फॉर एवरी बिलोंग्स टू ए, यानी कि सभी ए से बिलोंग करने चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो रिलेशन हमने जिस सेट से निकाला है, याद रखना, वो सारे एलिमेंट उसी सेट के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेट में हमारे 1 2 3 है और जो रिलेशन है वहाँ 5 6 को हम लेकर के चेक कर रहे हैं, तो वो हमारे सेट में ही नहीं है, तो फिर उसकी कोई बात ही नहीं ना। तो इसलिए ये क्या कह रहा है, फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग्स टू सेट ए। देखो ये भी कुछ सिमेट्रिक जैसा है, पर इसमें 3 टर्म आ गए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको उसको समझाने के लिए। ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो आप बताओ ए सी का भी तो भाई होगा ना, बिल्कुल होगा। तो इस तरह का जो दिस काइंड ऑफ रिलेशन कैन बी कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। इस तरह के संबंध को हम क्या कहेंगे, संक्रामक संबंध कहेंगे, ठीक है ना। अभी नहीं आया समझ में? चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ भाई। देखो अगर जैसे एक ट्रायंगल मैंने ये लिया ABC, एक ट्रायंगल क्या है ABC, और दूसरा ले लिया DEF, और तीसरा ले लिया PQR, ठीक है। अब ABC कांग्रुएंट है DEF के, जिसे सर्वांगसम कहते हैं, एंड DEF कांग्रुएंट है PQR के। आप ध्यान दीजिए कि मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। ABC कांग्रुएंट है DEF के साथ, और जो DEF है कांग्रुएंट है PQR के साथ। इसका क्या मतलब है, निश्चित रूप से ABC भी तो कांग्रुएंट या सर्वांगसम होगा PQR के साथ, होगा ना, बिल्कुल होगा। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। बाकी देखिए अभी आप समझ गए होंगे, बाकी जब इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको और बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएगा। चलो इसका सेट में भी एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो ये R, इसका रिलेशन कैसा बनेगा, जैसे मान लो 1, 2 एंड 2, 3, 1, 3, ये देखो, ठीक है। 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से भी रिलेशन निकल रहा है ना। तो दिस काइंड ऑफ रिलेशन कैन बी कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। इस तरह के संबंध को हम क्या कहेंगे, संक्रामक संबंध कहेंगे। तो बच्चों आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एम्पैथी रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। ये पांचों रिलेशन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गए होंगे। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने जैसे बाकी दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी भी पढ़ाई जारी रहे, क्योंकि इस समय लॉकडाउन में स्कूल्स भी बंद हैं और बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बेहतरीन वीडियो इस तरह के मिलते रहें। अब आज बच्चों यहीं तक, इसके आगे के क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्पल समझाते हुए अगले वीडियो में मिलेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, डाउट ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।